वेलकम टू वेदादि क्लासेस। वेदादि क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द ग्रेविटेशन चैप्टर ऑफ क्लास 9th, द रिमेनिंग पार्ट। द रिमेनिंग पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्स्ट। थर्स्ट एंड प्रेशर। थर्स्ट होता क्या चीज़ है और प्रेशर से कैसे ये रिलेट करते हैं। सो थर्स्ट की जहाँ तक बात है तो थर्स्ट को हम कहते हैं THURST, थर्स्ट। तो थर्स्ट को कहते हैं दिस इज टाइप ऑफ फोर्स। सो इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट perpendicular to its surface। ना, तो किसी भी सरफेस पे जो आप फोर्स लगाते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, उसी को हम थर्स्ट कहते हैं ना। तो थर्स्ट का जो यूनिट होता है वो फोर्स का यूनिट होता है। तो SI जो यूनिट होता है थर्स्ट का, हम क्या कहते हैं, SI यूनिट फोर्स का यूनिट ही होता है, दैट्स अ न्यूटन कहते हैं। अच्छा, हम इसको अब समझते हैं। थर्स्ट ऑफ प्रेशर, अच्छा ये प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं ना। तो प्रेशर क्या चीज़ होती है। अच्छा, मान लिया जाए एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जिस पे आप आप एक कील लेते हैं। कील को एक इधर नुकीले पार्ट से आप ये करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, कील को और इधर से करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब आप यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो आप देखेंगे इस केस में वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बट इस केस में जो नुकीला पार्ट है इधर आप प्रेशर यदि लगाते हैं तो वो वुड को पेनिट्रेट कर जाएगा ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि जो ये बेसिकली प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है प्रेशर जो है वो प्रेशर डिपेंड करता है, आप इस पर प्रेशर लगाते हैं, कितना प्रेशर लगाया उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो कहता है प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो आप इस पर कितना फोर्स लगाते हैं ना, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो आप फोर्स लगाते हैं तो वो उसका एरिया कितना है। सो एरिया ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा देखिए, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। अच्छा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। दूसरा होता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहता है कि जितने कम स्पेस पे आप प्रेशर लगाएंगे या जितने कम स्पेस पे आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना। तो कहता है कि मान लिया जाए इस केस में जहाँ पे ज़्यादा एरिया है और आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस वुडन ब्लॉक पे कम प्रेशर लगेगा ना, इसलिए इस पर थर्स्ट भी कम हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इस पे ये वुडन ब्लॉक है और ये बहुत कम एरिया कवर करता है। तो कहता है यदि आप इस पर फोर्स लगाते हैं ना तो उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा क्योंकि इसका एरिया कम है। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो ये किसका है, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, हम जहाँ तक बात करते हैं प्रेशर का, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर ना, वो मीटर ऊपर आ जाएगा, दैट्स अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका आता है, कहता है फोर्स of 200 Newton is applied to an object, एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, ऑफ एरिया कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर ना।
सो कहता है फाइंड द प्रेशर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होगा ना। अच्छा देखिए, प्रेशर की जहाँ तक बात करते हैं तो प्रेशर, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात बताओ, प्रेशर की क्वांटिटी क्या होगी। तो क्वांटिटी की जहाँ तक बात करते हैं, कैसी क्वांटिटी होगी प्रेशर, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो कहता है बेसिकली ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कितना फोर्स कितने एरिया पे लगाते हैं ये सिर्फ इतना डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में लगाते हैं इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे वापस क्वेश्चन पे हम आए तो कहते हैं फोर्स ऑफ 20 यूनिट। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ गया फोर्स दिया हुआ है कितना 20 न्यूटन दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है कितना 4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू F/A। सो पुट द वैल्यू ऑफ हेयर 200/4, 4 से कितना पे 25, 4 5 20 50, तो ये 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, है ना, होगा। सो दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, कहता है कि a woman is wearing sharp heeled सैंडल। एक लेडी हैं जो जिन्होंने शार्प हील्ड सैंडल पहन रखा है। इफ द मास ऑफ द वुमेन इज, if the mass of the woman, उस लेडी का जो मास है 60 किलोग्राम है, कितना है 60 किलोग्राम, एंड द एरिया ऑफ वन हील, अच्छा एक हील का एरिया बता रहे, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड आउट द प्रेशर एग्जर्टेड, कहते हैं फाइंड आउट द प्रेशर एग्जर्टेड, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे कितना प्रेशर लगेगा ग्राउंड। व्हेन द वुमेन स्टैंड ऑन जस्ट वन हील, कहता है कि जो लेडी हैं सिर्फ एक पैरों पे खड़ी है ना। सो व्हेन द वुमन stand on just one hill, अच्छा एक ही हिल पे वो खड़ी हैं। अच्छा, जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। अच्छा देखिए, इसमें करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, कहते हैं एक लेडी हैं जिन्होंने सैंडल पे रखा है, उनका मास कितना है 60 किलोग्राम है, और एरिया कितना है वो हिल का जो कवर कर, जो अर्थ पे जो ग्राउंड पे प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इस पहले क्या करना होगा, तो आपके पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो आपका मास दिया हुआ है, मास कितना है 60 किलोग्राम, दूसरा है एरिया कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट में करने के लिए हमें क्या है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको 1 मीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1/100, तो 1/100 का स्क्वायर कर देंगे हम ना, क्योंकि हमें 2 इसके चाहिए, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये इसको हम मीटर स्क्वायर में चाहिए हमें, तो इसको कर देंगे तो 1/1000, 4 0 आ जाएगा, इतना मीटर हो गया आपके पास। आप इसको चाहे तो और भी सिंप्लीफाई करके 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी आपको दिया हुआ है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर निकालने के लिए चाहिए आपको फोर्स अपॉन एरिया तो आपके पास है बट फोर्स नहीं है, तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी ना। फोर्स की वेट कितना, मास कितना है 60, और जी कितना है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो ये हो गया 600 न्यूटन। तो आपके पास क्या कितना आ गया, 600 न्यूटन आपका आ गया, 600 न्यूटन आपका कितना आ गया फोर्स, डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो गया आपका 1/1/1 4 बार, तो ये हो गया 600 इंटू 10,000 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और 4 6 जीरो यहाँ पे पुट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखना चाहें तो आप इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कहते हैं क्वेश्चन कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ वुड ना is kept on a table top ना। एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो एक टेबल के टॉप पे, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, उस लकड़ी के टुकड़े का द मास ऑफ वुडन ब्लॉक वो क्या है, दैट इज गिवन इज 60 किलोग्राम, 6 किलोग्राम का लकड़ी का टुकड़ा है और वो टेबल पे रखा हुआ है। एंड इट्स डायमेंशन आर उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, वो लकड़ी का टुकड़ा कितना है 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ना। तो ये लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है ना। सो ये आपका 50 सेंटीमीटर का हाइट है, 30 सेंटीमीटर का ब्रेथ है और 20 सेंटीमीटर का लेंथ है ना। ऐसा करके हम मान के चलते। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। कहते फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड, फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on tabletop with its sides of dimensions अब यहाँ से कहता है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ़ इट इज़ मेड लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशंस। साइड का जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है। अच्छा, ये आपने यदि लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर सकूँ। तो इसे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड। यदि आपने वो नहीं लिखा, थोड़ा सा बैक जाके वीडियो में बैक जाएंगे तो आपको फिर से ये दिख जाएगा। सो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट दिस। तो आप घबराए ना। अब देखिए होता क्या है, अब कहता है, अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, कहता है कि 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का है वो, और जो दूसरा है वो 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का है। अब आपको दिया हुआ क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखते दिया क्या हुआ है और क्या क्या आपको सॉल्व करना है ना। सो आपके पास दिया हुआ क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले आपके पास है डायमेंशन है, अच्छा मास है, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो मास जो दिया हुआ है दैट इज़ 6 किलोग्राम
डायमेंशन जो दिया हुआ है, डायमेंशंस दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, तो हमारे पास हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू ना m इंटू जी मास आपका 6 है और जी आपका है 9.8 ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8×48 8.0 है और 963 8 एक मिनट, ये 9.8 तो 58.58 तो 58.8 न्यूटन आपका आ गया। अब 58.8 न्यूटन आपका क्या हो गया, फोर्स निकल गया। अब पहले क्वेश्चन से हम मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है, एरिया ऑफ साइड कितना है, एरिया ऑफ साइड्स दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से आपका एरिया ऑफ साइड निकल जाएगा। अच्छा, कितना है पहले केसेस में 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 30 इंटू 20, तो कितना आपका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जिसको इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा। सो यू हैव टू कन्वर्ट बाय योरसेल्फ ना। तो यहाँ पे प्रेशर कितना निकल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितना आपने फाइंड आउट किया, तो फोर्स आपने फाइंड आउट किया 58.8। अब डिवाइड कितना से कर देंगे, एरिया 0.06 से कर देंगे ना। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लें, इसे जितना आएगा वो आंसर होगा आपका। बेसिकली मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पे 980, जब आपसे सॉल्व करेंगे 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा ना। अच्छा, ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, यदि हम सॉल्व करना चाहते मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ आपको। सो यहाँ पे ही मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट है ये, तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो कहता है यहाँ पे भी इसका एरिया निकाल लें, तो एरिया कितना निकल जाएगा, जैसे 50 इंटू 30, 5 × 18 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मीटर स्क्वायर में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगेन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना इस पर लग रहा है, देन आपने फाइंड आउट किया 58.8, तो 58.8 डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो गया 0.15। जो सॉल्व करेंगे वट एवर विल कम दैट विल बी योर आंसर ना। आप इसे सॉल्व कर लें, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ ताकि आप बाद में इसे मैच कर लें। ये आपका आएगा 392 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द ये सारी क्वेश्चन है जो प्रेशर से रिलेटेड है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रेशर से रिलेटेड। तो प्रेशर इज इक्वल टू बेसिकली हमारा क्या होता है, थर्स्ट अपॉन एरिया। अच्छा देखिए, इसका थर्स्ट अपॉन एरिया, ये जो प्रेशर है इसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कहता है कि अब आपने देखा होगा स्कूल बैग्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं ना, वाइड स्ट्रैप्स इसमें होते हैं, जो स्ट्रैप्स जो लगे हुए होते हैं, जिसे स्कूल बैग हम ये उठाते हैं तो जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। चौड़े होने से क्या होता है कि वो लार्ज एरिया उस पर होता है। तो जब आप कंधे पे रखते हैं या बच्चे कंधे पे रखते हैं उसे, तो जो एरिया ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, बच्चों को कम प्रेशर फील होता है अपने कंधों पे ना। ऐसे ही आप जब नाइफ़ से काटते हैं, शार्प नाइफ़ लेते हैं और बटर को काटते हैं तो वो ईजिली कट जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है। जिसका एरिया कम होगा वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, वो ईजिली कट जाएगा। वैसे ही यदि ब्लंट नाइफ़ हम लेंगे तो ब्लंट नाइफ़ ज़्यादा एरिया कवर करेगा और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। ऐसे ही हम कील लेते हैं, यदि शार्प कील होता है तो वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है ना। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में ना। जैसे
अच्छा, जब आप खड़े होते हैं ग्राउंड पे, तो कहता है कि आप जो प्रेशर होता है वो ग्राउंड पे क्या होता है, द प्रेशर ऑन द ग्राउंड इज मोर व्हेन मैन इज़ वॉकिंग दैन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। तो कहता है कि जब वॉक कर रहा होता है आदमी तो वो बहुत कम एरिया ग्राउंड को टच करता है। इसका मतलब जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो कम एरिया ग्राउंड को टच होने से उस पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा लगता है। जबकि आप जब खड़े होते हैं तो आपका एरिया ज़्यादा कवर होता है, तो ज़्यादा एरिया कवर होने से क्या होता है, उस पर प्रेशर कम लगता है ना। ये सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एक और भी एग्जांपल है, like a tractor have broad tires so that there is less pressure on the ground and the tire do not sink into comparatively soft ground in the field. So ये सारे एग्जांपल हैं which you should keep in mind. Now we'll just move towards a new topic. जो वो टॉपिक है वो है बायुंसी। बायुंसी होता क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। बायुंसी एंड सी ना। अच्छा, आर्किमिडीज़ ने बेसिकली आर्किमिडीज जो थे तो उन्होंने आर्किमिडीज़ का सिद्धांत दिया था। तो बेसिकली बायुंसी को हम कहते हैं एक वैसा फोर्स, या हम उसे कहते हैं बेसिकली जब कोई भी सॉलिड को या प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, किसी भी लिक्विड पे या फ्लूइड पे हम जब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, तो इवन अपवर्ड, सो कहता है कि इसको मैं एक एग्जांपल दूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा बायुंसी को। अच्छा, मान लिया जाए कि ये है ना, एक पानी है और कॉक आप लेते हैं, लकड़ी का कॉक, और तब क्या होता है वो फ्लोट करता होता है ना। ऐसा क्यों होता है कि वो फ्लोट कर रहा होता है ना। अच्छा देखिए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं आयरन नेल लेते हैं ना, और तब क्या होता है वो सिंक कर जाता है, इट सिंक्स इन द वाटर। बट एक आयरन का एक बोट होता है ना, वो बोट क्या होता है, ये लाइक दिस, एक बोट होता है और वो फ्लोट करता है, पानी पे फ्लोट करता है। ये क्यों होता है ना। तो कहता है कि एक अपवर्ड फोर्स लगता है लिक्विड से ऊपर की ओर, उसे हम बायुंसी फोर्स कहते हैं ना। और वो फोर्स कहाँ से लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना। अच्छा, वेट कहाँ लग रहा है, वेट जो है वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। और जो बायुंसी जो लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की ओर लगा रहा है। लिक्विड फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, ऊपर की ओर लगा रहा है। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड या अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। सो ये जो अपथ्रस्ट होता है इसी को हम कहते हैं बायुंसी फोर्स ना। सो दिस इज़ योर बायुंसी। तो हम बायुंसी फोर्स के बारे में और भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे आसपास जैसे बेसिकली इसकी खोज किसने की थी, ये आर्किमिडीज़ ने बायुंसी फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आर्किमिडीज़ यहीं से एक आता है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। क्या आता है, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज़ क्या होता है, एक बाथटब पे नहा रहा था, और तब क्या हुआ कि वो क्या होता है, उस बाथटब पे पानी भर के जंप कर जाता है। तो वो ऑब्जर्व करता है कि बाथटब में जितना उसका वेट है उतना ही पानी क्या होता है, वो बाथटब से बाहर आ जाता है ना। तो कहता है कि ये कैसे हुआ, और वो फ्लोट करने लगता है उस पर ना। तो अच्छा, जब वो उसने ये डिस्कवरी करी अपनी प्रिंसिपल का, तो वो एक यूरेका करके वहाँ से भागा। यूरेका मतलब क्या होता है, यूरेका मतलब होता है आई गॉट इट। तो उसे इस बात का मिल गया था प्रमाण
कि जो बोट है वो पानी में क्यों तैरती है, और जो आयरन का छोटा टुकड़ा है वो पानी में क्यों डूब जाता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो एक अपथर्स्ट फोर्सेस पे काम आती हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द अपवर्ड फोर्स ना। तो बायोंसी बेसिकली क्या है, ये अपथर्स्ट फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, ये कौन लगा रहा है, ये लिक्विड लगा रहा है ऊपर की ओर ना। तो बोट्स लिक्विड जब बोर्ड के ऊपर की ओर लगा रहा है तो उसे हम अपथर्स्ट फोर्स कहते हैं, और जो वेट होता है जो उसको वो डाउनवर्ड वर्क करता है, तो अपथर्स्ट फोर्स अपवर्ड वर्क करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज कहता है कि जो अपथर्स्ट फोर्स होता है या बायोंसी फोर्स होता है, क्या होता है, बायोंसी फोर्स जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो कहता है जब ये वेट ऑफ लिक्विड displaced by that object ना। सो बायोंसी फोर्स किस पे काम करता है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो कहता है जब बायोंसी फोर्स which act upon an object will equal to the weight of the liquid displaced by the object, तो वो चीज़ क्या होगा, फ्लोट करेगा ना। इसे हम फ्लोटिंग प्रोसेस। अच्छा, कहते हैं कि ये क्या सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि अपथर्स्ट फोर्स पे कोई चीज़ यदि फ्लोट कर रहा हो तो क्या सिर्फ वो अपथर्स्ट फोर्स पे डिपेंड करता है ना। तो कहता है वो पहले डेंसिटी पे डिपेंड करता है, या बायोंसी जो फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोंसी फोर्स ना। तो पहला फैक्टर होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ना। तो फ्लूइड की डेंसिटी हमेशा क्या होता है, वो ज़्यादा होनी चाहिए ना। द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी एक्सर्ट मोर अपवर्ड फोर्स। तो जिसकी डेंसिटी, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी हायर होगी, वो ज़्यादा, उसमें अपवर्ड बायोंस फोर्स ज़्यादा होगा, तो उसमें बायंट फोर्स भी वो ज़्यादा लगेगा। अब बायंट फोर्स मतलब अपथर्स्ट फोर्स, मतलब ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना। यही रीजन है, दिस इज़ द रीजन वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल वाटर ना। एक कहता है कि सी वाटर जो होता है, सी वाटर में स्विम करना ना बहुत आसान है ना। स्विमिंग इन सी वाटर इज़ अ वेरी ईजी ना। वाई, सी वाटर में स्विम करना इट इज़ ईजी, क्यों ईजी है देन नॉर्मल वाटर। तो कहता है सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, सी वाटर में वो क्या होता है, नमक मिला होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। जब हाई डेंसिटी होगी तो अपथर्स्ट फोर्स वो बहुत ज़्यादा लगाएगा, वो ज़्यादा अपथर्स्ट फोर्स या बायंट फोर्स लगाएगा, और तब क्या होता है, सी वाटर में स्विम करना आसान होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वाटर ना। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है जिस पे बायंट फोर्स डिपेंड करता है, अपथर्स्ट फोर्स डिपेंड करता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। तो लिक्विड, अच्छा, किसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम ना। तो कहता है यदि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी ना, और डेंसिटी वॉल्यूम यदि क्या कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी ना। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज, द अपवर्ड बायंट फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो कहता है कि दो बॉल हैं मान लिया, और डिफरेंट मेटल के बने हुए हैं, और उनका वेट भी उनका वेट अलग अलग है, बट उनका वॉल्यूम इक्वल है ना।
और उसको लिक्विड में डाल दिया गया, सो दे विल एक्सपीरियंस एन इक्वल अपवर्ड बायोंट फोर्स। तो यदि वॉल्यूम इक्वल है, मान लिया ये किसी और मेटल का है, ये किसी और मेटल का है, बट वॉल्यूम इनका क्या है, वॉल्यूम इक्वल है, V1 इज इक्वल, इसका V1 है, इसका V2 है, बट इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल है, तो इन दोनों पे क्या होगा, एक जैसा अपवर्ड फोर्स वर्क करेगा, अपवर्ड फोर्स एक जैसा लगेगा ना। तो ये अच्छा, ये डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे क्या, जो मैंने क्या कहा कि जब दो बॉल डिफरेंट मेटल के बने हों, उनका डिफरेंट वेट हो बट इक्वल वॉल्यूम हो, तो उन पे क्या होगा, एक जैसा बायोंट फोर्स लगेगा, एंड बोथ विल डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ द लिक्विड ड्यू टू द इक्वल वॉल्यूम। तो चूँकि वॉल्यूम इक्वल है, यहाँ पे बड़ा कंट्राडिक्टरी है बट बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये, कहते हैं चूँकि वॉल्यूम इक्वल है तो क्या होगा, वो इक्वल अपवर्ड फोर्सेस लगाएंगे ना। तो ये कुछ का आर्किमिडीज में कुछ और इसके प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो अब अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करने में होता है, और हाइड्रोमीटर जो हम यूज करते हैं ना, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताता है बेसिकली, तो हाइड्रोमीटर में भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। लैक्टोमीटर, दूध में कितना पानी है ना, तो इससे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सीप का डिज़ाइन या सबमरीन का डिज़ाइन कैसे क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि जैसे आयरन का एक नेल वो डूब जाता है पानी में, बट जो बोट है, वो शिप है, वो नहीं डूबता। ऐसा क्यों, तो कहता है उसका आकार कुछ ऐसा बनाया जाता है, उसका शेप कुछ ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने वेट के बराबर जो लिक्विड है उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है ना, जिससे क्या होता है कि जो अपथर्स्ट फोर्स है वो वहाँ पे इक्वल हो जाती हैं। तो डिस्प्लेस्ड वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उतना ही अपथर्स्ट फोर्स लग जाता है, तब क्या होता है, वो बोट ऑल्दो इतने बड़े आयरन का बना हुआ है ना, उसकी डेंसिटी भी वहाँ पे फिर उसकी डेंसिटी फिर कम हो जाएगी वैसे केसेस में ना, क्योंकि शेप यदि चेंज हो गया। तो यदि मान लिया वहाँ पे मैंने क्या कहा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है बायोंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यदि आप बायोंसी फोर्स उतना लगता है ना, और जितना कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है, तो वो चीज़ फ्लोट कर जाएगा उस लिक्विड पे ना। ये सारी कहानियाँ हैं इसकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है डेंसिटी, और डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। सो अब इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। सो सील्ड केन ऑफ मास कितना है, 700 ग्राम। 700 ग्राम हैज़ वॉल्यूम दिया हुआ है इसका कितना, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब। विल दिस कैन सिंक इन वाटर, कहता है विल दिस कैन, ये कैन सिंक कर जाएगा वाटर में, विल दिस कैन सिंक इन वाटर। अब वाटर का भी डेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं ना। सो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले जो कैन है उसका मास आपके पास दिया हुआ है। तो मास ऑफ द कैन कितना दिया हुआ है, 700 ग्राम। तो 700 ग्राम रखते हैं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि जो डेंसिटी है वो भी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इट्स ओके। तो आप यहाँ पहले डेंसिटी निकाल लें। तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है आपका 700, वॉल्यूम कितना है 500,
0 0 0 0 कट गया और फिर बचेगा 5 1 जा 5 2 हो जाएगा कि 5 हाँ 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए पानी का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और जो केन की डेंसिटी है वो कितना है 1.4। इसका मतलब पानी की डेंसिटी कम हो गई और केन की डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब वो जो केन है वो पानी में सिंक कर जाएगा ना। तो सिंक कब नहीं करेगा? यदि उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता तो वो सिंक नहीं करता। अच्छा देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये आपका आता है, कहता है कि इफ़ एन आयरन ऑब्जेक्ट in water object is immersed in water it displaces 8 किलोग्राम ऑफ वाटर। कितना डिस्प्लेस करता है? 8 किलोग्राम वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। हाउ मच इज़ द बायोंट फोर्स? हाउ मच कितना बायोंट फोर्स लगेगा? हाउ मच बायोंट फोर्स ना एक्टिंग ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट in न्यूटन्स। तो आपको ये निकालना, जी की वैल्यू दी हुई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड इसका। तो कहता है इफ़ एन आयरन आपको दिया हुआ गया है वो पहले फाइंड आउट करें। इफ़ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इज डिस्प्लेस 8 किलोग्राम। पानी को कितना डिस्प्लेस करता है? 8 किलोग्राम। हाउ मच बायोंट फोर्स आपको पता करना है कितना होगा एक्टिंग ऑन द आयरन, वो भी न्यूटन में पता करना है। तो पहले हम करते हैं। अच्छा हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है जो बायोंट फोर्स है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? बायोंट फोर्स जो है ना, बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब हमें सिर्फ हम यदि वेट ऑफ द लिक्विड पता कर लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि बायोंट फोर्स कितना है। तो हमारे पास मास कितना दिया हुआ है? तो मास आपका है 8 किलोग्राम, है ना। अच्छा जी कितना दिया हुआ है? तो जी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। आपको वेट निकल जाएगा। वेट इज इक्वल टू क्या है? फोर्स है। तो वेट इज इक्वल टू हमने पढ़ा था m इंटू जी। तो m कितना होगा? 8 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 18 न्यूटन हो जाएगा। और हमने अभी क्या पढ़ा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, जो वेट होगा लिक्विड का, तो लिक्विड का वेट हमने कितना निकाल लिया? 80 न्यूटन। वही बायोंट फोर्स होगा। तो यहाँ पे बायोंट फोर्स कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। सो दिस इज अ सिंपल आंसर। सो द बायोंट फोर्स विल बी बायोंट फोर्स यहाँ पे आपका कितना निकल जाएगा? दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन आपका आ जाएगा। और वो किसके वेट के बराबर है? तो वो वाटर डिस्प्लेस जितना हुआ है लिक्विड का उसके वेट के बराबर होगा। समझ में आ रहे हैं? गुड। नाउ तो आप तो एक और टर्म आ जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपल सा ही है, आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। एक रिलेटिव एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। अब मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो देखिए आप। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है?
कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है, सो इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं, या हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर से के रिलेटिव में कितनी डेंसिटी है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ वाटर ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया कि पानी में किसी लिक्विड में कोई कब सिंक करेगा, जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो सब्सटेंस जिसको हम सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना, तभी वो सिंक करेगा। तो ये आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, कहता है पहले कहते हैं दैट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, द रिलेटिव, RD का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना है, ऑफ वॉट इज 10.8 है, कितना है दिया हुआ है, इज 10.8 है ना। इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना है, 1 × 10⁻3। अब इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कर दिया गया है ना। तो आपको पता करें, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। तो सिल्वर की डेंसिटी आपको पता करनी है। तो आप कैसे करेंगे, तो अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो अब इसी फॉर्मूले पे आपका हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो दिया हुआ है आपका 10.8, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10⁻3 कर सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और तो आपको निकालना क्या है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, कितना होगा, फॉर्मूले में पुट करें तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो हम यहाँ पे पुट कर जाते, इसी फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी 10.8, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर आपको पता नहीं तो DAG कर दीजिए, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 10⁻3 कर दीजिए। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 10.8 × 10⁻3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, दैट विल बी योर आंसर। सो योर आंसर विल बी 10⁸ × 10⁻3 what किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So this is the question related to this one. So in this way, चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। एक और क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व कर देते हैं, फिर हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास, द वॉल्यूम of a solid of mass कितना दिया हुआ है, the volume of solid of mass 500 ग्राम is 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। किसी भी एक सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है 500 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड की डेंसिटी कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, व्हाट विल be the mass of water displaced
displaced by this solid। तो वो ये सॉलिड कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, ये भी सेकेंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन इसका कहता है व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी RD ऑफ द सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा। और फाइनली एक और क्वेश्चन ऐड किया है इन्होंने, विल इट फ्लोट और सिंक, विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर। तो कहता है ये पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो आराम से आप निकाल सकते हैं, व्हाट विल द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो पहला डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना दिया हुआ है 500 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 350। आप डिवाइड कर दे, सो जो भी आएगा दैट विल बी आंसर, और आपका आंसर आएगा 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो पानी कितना वो डिस्प्लेस करेगा। तो कहता है कि पहले हम डेंसिटी ऑफ वाटर निकालते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज़ द मास ऑफ द वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा। तो ऐसे हम फिर क्या निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा मास ऑफ द वाटर निकल जाएगा ना। तो कितना मास उसने डिस्प्लेस किया। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ, अच्छा ये नंबर दे दूँ मैं 1 2 3 और ये 4 है। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको यही पता करना है कि वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा। सो डेंसिटी ऑफ द वाटर हमें पता है वो कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर आपको पता करना है। सो मास ऑफ वाटर आपको पता करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है आपके पास, यस। आपको कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ मास। अच्छा वो कितना ग्राम का वो सॉलिड है ना, तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो ये 350 इसका वॉल्यूम है ना। तो मास ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, सो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा दैट इज इक्वल टू 350 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 350 ग्राम। तो 350 ग्राम वाटर ही वो डिस्प्लेस कर पाएगा। अच्छा देखिए तीसरा आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए आपको रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन, अभी हमने पढ़ा ये रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी ऑफ द वाटर हमें पता होता है 1 होता है, और डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हमने कितना फाइंड आउट किया 1.42। कितना फाइंड आउट किया 1.42। तो 1.42 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.42 ही रह जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो गई 1.42 हो गया ना। अच्छा तो कहता है कि रिलेटिव डेंसिटी तो सही है। अब कहता है कि फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विल इट फ्लोट और सिंक। तो आप ये देखिए कि उसका डेंसिटी जो है सॉलिड का वो कितना है और वाटर का डेंसिटी कितना है। तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बट यहाँ पे सॉलिड का क्या है 1.42 है। इसका मतलब सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स वो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या कहा था, फ्लोट कब करेगा, जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी यदि कम होगी तब वो फ्लोट करेगा। बट यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी कम है और सॉलिड की डेंसिटी, जो सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, सो इट विल क्या करेगा, इट विल सिंक इन वाटर। तो फॉर लास्ट आंसर क्या होगा, सिंक इन वाटर। सो इन दिस वे वी हैव हमने ग्रेविटेशन 9th क्लास का कंप्लीट कर लिया। So we will meet in the next video with some other chapter. So till then, take care of yourself. Goodbye.